प्यारे साहित्य प्रेमियों, राग दरबारी उपन्यास के इस भाग को प्रारंभ करने से पूर्व एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि श्रीलाल शुक्ल जी के इस उपन्यास की रिकॉर्डिंग, इसकी सीरीज जो एक एक करके आ रही है, बहुतों को बहुत अच्छी लग रही है, किंतु कुछ लोग जो सुनने के बजाय पढ़कर इसका आनंद लेना चाहते हैं, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अमेज़न ऐप से चाहें तो यह पुस्तक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राग दरबारी भाग 18। बहुत पुरानी बात है। एक नवाब साहब थे, उनका एक शाहजादा था। तुम लोग बात कर रहे थे पंचायत अदालत की, उसी पर मुझे यह किस्सा याद आया। अच्छा किया जो छोटे पहलवान ने सरपंच को वहीं ललकार दिया। पंचायत अदालत का यह न्याय छोटे लाल जैसे आदमियों के लिए नहीं है, वे बड़े आदमी हैं। इतने बड़े पहलवान, हमारी कॉलेज कमेटी के मेंबर, वहाँ का न्याय तो देहाती होशों के लिए है। कौड़िल्ला छाप न्याय है। कौड़िल्ला जानते हो? बंजर में उगाता है। गर्मियों में देखा होगा तुमने, सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं। पर तुम शहरी आदमी हो, तुमने कहाँ देखा होगा। तो ये पंचायत अदालतें जो हैं, सब वही कौड़िल्ला छाप न्याय करती हैं। और यह सरपंच सबको ऐसी ही अंड बंड बातें बक देता है। इस बार आ गया छोटे पहलवान की चपेट में। उसी में बेटा ढेर हो गए। शेर को सवा शेर मिल गया। कुशहर प्रसाद को मैंने पहले ही समझाया था कि पंचायत अदालत में मत जाओ, पर नहीं माने। अब बात समझ में आ गई। जब सरपंच ने 4 कच्ची पक्की सुनाई, तब दुरुस्त हो गए। छोटे लाल जी से वहीं सुलह कर ली। ठीक भी है, बाप बेटे में लड़ाई कैसी। तो उनका एक शाहजादा था, नवाब साहब का। हाँ, वही किस्सा सुना रहा हूँ। एक बार वह बेचारा बीमार पड़ गया। बुखार था, पर ठीक न होता था। महीनों चला। बड़ी बड़ी कीमती दवाएं दी गईं। सभी वैद्य, हकीम, डॉक्टर परेशान। करोड़ों रुपया नाली के रास्ते बह गया, पर शाहजादा वैसे का वैसा। नवाब साहब सिर पीटने लगे। चारों तरफ उन्होंने ऐलान कराया कि कोई आधी रियासत ले ले, शाहजादी से शादी कर ले, पर किसी तरह शाहजादे को चंगा कर दे। तब बड़ी बड़ी दूर से हकीम लोग आने लगे। बड़ी बड़ी कोशिशें की, पर शाहजादे ने आंख न खोली। अंत में एक बुजुर्ग हकीम आए। शाहजादे को देखकर बोले, जहाँ पनाह, आधी रियासत और शाहजादी देने से काम न चलेगा। मुझे इस ऐशो आराम की ज़रूरत भी नहीं। मेरी तो बस एक दरख्वास्त मान ली जाए, फिर शाहजादे को चंगा कर देने का जिम्मा हमारा। दरख्वास्त पेश करने के लिए तखलिया चाहिए। जब सब दरबारी भगा दिए गए, तो हकीम ने कहा, बंदा परवर, अब बेगम साहिबा मेरे सामने आकर बात करें और उनसे जो पूछा जाए उसका वे सही सही जवाब दें। नवाब साहब भी वहाँ से हट गए। बेगम साहिबा हकीम के सामने पेश की गईं। हकीम ने उन्हें कड़ी निगाह से देखा और कहा, देखिए बेगम साहिबा, अगर शाहजादे की जान प्यारी हो तो साफ साफ बताइए, यह शाहजादा किसका लड़का है, किसके नुतफे से पैदा हुआ है। बेगम साहिबा आंसू बहाने लगीं। बोलीं, आप किसी से कहिएगा नहीं, पर असलियत यही है कि शाहजादा महल में काम करने वाले एक भिश्ती का लड़का है। मुआ ताज़ा ताज़ा देहात से आया था और मालूम नहीं कि कैसे क्या हुआ कि। इतना सुनते ही हकीम ने कहा, शुक्रिया, अब और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। उसने चुटकी बजाई और इत्मीनान से कहा, बात की बात में मैं अब शाहजादे को सेहत पहुंचाता हूं। इसके बाद हकीम ने जितनी दवाएं दी, सब फिकवा दी। एक से एक कीमती चीज़ें, हीरा मोती, सोने चांदी के लटके,
तरह तरह के नायाब अर्क सब नाबंदान में रास्ते निकाल दिए गए। उसके बाद हकीम ने शाहजादे की आंखों पर पानी का छींटा मारा और कहा, अबे उठ भिश्ती की औलाद। बस चौंक कर शाहजादे ने आंख खोल दी। उसके बाद हकीम ने मैदान में जाकर कौड़िल्ला के कुछ पौधे उखाड़े और उन्हें पानी में पीसकर शाहजादे को पिला दिया। 3 दिन तक उसी तरह कौड़िल्ला पीकर शाहजादा चंगा हो गया। प्रिंसिपल यह किस्सा वैद्य जी की बैठक में सुना रहे थे। मुख्य श्रोता थे रंगनाथ। मुख्य विषय था पंचायत अदालत। किस्सा गोई की मुख्य प्रेरक शक्ति थी भंग। उन्होंने कहा, तो रंगनाथ बाबू, इसको कहते हैं कौड़िल्ला छाप इंसाफ। देहातियों को ऐसा ही समझा जाता है। ओछी नस्ल के आदमी, उन्हें और क्या चाहिए? चले जाओ पंचायत अदालत में और कौड़िल्ला छाप इंसाफ लेकर लौट आओ। और जो बड़े आदमी हैं, रईस वईस हाकिम हुक्काम ऊंची नस्ल के लोग, उनके लिए कीमती इंसाफ चाहिए। घास खोदने वाले सरपंच नहीं, मोटा चश्मा लगाने वाले, अंग्रेज़ों जैसी अंग्रेजी बोलने वाले जज। जो बड़े आदमियों के लिए जिलों की बड़ी बड़ी अदालतें हैं, जैसी चाहें वैसी अदालत मौजूद है। उनसे भी बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े हाई कोर्ट हैं। सबसे ऊंची नस्ल वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट। किसी ने आंख तरेर कर देख लिया तो उसी बात पर सीधे दिल्ली जाकर एक रिट ठोंक दी। कौड़िल्ला छाप वाला ओछी नस्ल का आदमी वहाँ एक बार फंस जाए तो समझ लो बैठकर उठ न पाएगा, दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और शौकीनी सबके बूते की बात है। एक एक वकील करने में 100 रंडी पालने पर का खर्च है। तभी तो देहातियों के लिए कौड़िल्ला छाप इंसाफ का इंतजाम हुआ है। न हर्रा लगे न फिटकिरी, रंग चढ़ा भरपूर। एक खुराक ले लो, बुखार उतर जाएगा। अपने देश का कानून बहुत पक्का है। जैसा आदमी वैसी अदालत। वे अचानक अवधि पर उतर आए और बोले, 22 पश 23 बंधना। गांव के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था जो धीरे धीरे ऊसर बनता जा रहा था। अब उसमें घास तक न उगती थी। उसे देखते ही लगता था आचार्य विनोबा भावे को दान के रूप में देने के लिए यह आदर्श जमीन है। और यही हुआ भी था। 2 साल पहले इस मैदान को भूदान आंदोलन में दिया गया था। वहाँ से वह दान के रूप में गांव सभा को वापस मिला। फिर गांव सभा ने इसे दान रूप में प्रधान को दिया। प्रधान ने दान के रूप में इसे पहले अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को दिया और उसके बचे खुचे हिस्से को सीधे क्रय विक्रय के सिद्धांत पर कुछ गरीबों और भूमिहीनों को दे दिया। बाद में पता चला कि जो हिस्सा इस तरह गरीबों और भूमिहीनों को मिला था वह मैदान में शामिल न था, बल्कि किसी किसान की जमीन में पड़ता था। अतः उसे लेकर मुकदमेबाजी हुई, जो अब भी हो रही थी और आशा थी कि अभी होती रहेगी। जो भी हो, भूदान यज्ञ का धुआं इस पूरे मैदान में छाया हुआ था। मैदान में खेत बन गए थे, जिसका सबूत यह था कि कदम कदम पर मेड़ बांध दी गई थी और उन पर बबूल की डालें रख दी गई थीं। पानी, खाद, बीज आदि चीज़ों के बिना ही सिर्फ इच्छा शक्ति से सहारे इस ज़मीन पर पिछले साल से जोरदार खेती हो रही थी। और सिर्फ गणित के सहारे यह साबित हो चुका था कि गांव सभा में पिछले साल और सालों की अपेक्षा ज़्यादा अन्न पैदा हुआ है। गांव के जानवर उस मैदान को अपनी पुरानी चारागाह समझकर अब भी कभी कभी उधर से निकल जाते थे, पर उनकी इस हरकत के बाद किसानों में गाली गलौज, मारपीट, कांजी हाउस, थाना, अदालत आदि की शुरुआत हो जाती थी। इसलिए धीरे धीरे जानवरों का उस दिशा में प्रवेश निषेध होने लगा था। मैदान में अब प्राय सन्नाटा छाया रहता था और अगर आदमी आशावादी हो
तो उसे वहाँ जाते ही लगता था कि इस सन्नाटे में तरक्की का बिगुल बजने ही वाला है। मैदान के एक कोने पर वन संरक्षण, वृक्षारोपण आदि की कुछ योजनाएं भी चालू की गई थीं। वे चली या नहीं, यह बहस की बात है। देखने में इतना जरूर आता था कि वहाँ नालियाँ खुदी पड़ी हैं, और यह सुनने में आता था कि उनमें बबूल के बीज बोए गए थे। यह भी सुनने में आता था कि गंजहे अगर गंजहे न होते और पड़ोस के गांव वालों की तरह उद्यमी होते तो यहाँ भी ऊसर में बबूलों का जंगल लहरा रहा होता। पर नालियों में बबूल उगे हों या नहीं, जो कि मिट्टी की खराबी के कारण हुआ, और पूरी योजना से शिवपालगंज को इतना ही फायदा हुआ कि वे नालियाँ लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालयों के रूप में इस्तेमाल होने लगीं, और इस तरह जो स्कीम जंगल के लिए बनी थी वह अब घर की हो गई। इस मैदान के दूसरे कोने पर एक बरगद का पेड़ था जो पूरी वीरानगी पर बलात्कार जैसा कर रहा था। उसी के पास एक कुआं था जिसकी जगत पर रंगनाथ अकेला बैठा था। हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग कभी कभी एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। उसका नाम क्राइसिस ऑफ कॉन्शस है। कुछ डॉक्टर उसी में क्राइसिस ऑफ फेथ नाम की एक दूसरी बीमारी भी बारीकी से ढूंढ निकालते हैं। यह बीमारी पढ़े लिखे लोगों में आम तौर से उन्हीं को सताती है जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, और जो वास्तव में बुद्धि के सहारे नहीं बल्कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन के सहारे जीवित रहते हैं। क्योंकि अकेली बुद्धि के सहारे जीना एक नामुमकिन बात है। इस बीमारी में मरीज मानसिक तनाव और निराशावाद के हल्ले में लंबे लंबे वक्तव्य देता है, जोर जोर से बहस करता है, बुद्धिजीवी होने के कारण अपने को बीमार और बीमार होने के कारण अपने को बुद्धिजीवी साबित करता है, और अंत में इस बीमारी का अंत कॉफ़ी हाउस की बहसों में, शराब की बोतलों में, आवारा औरतों की बाहों में, सरकारी नौकरी में और कभी कभी आत्महत्या में होता है। जिस दिन रंगनाथ ने कॉलेज में मैनेजर का चुनाव देखा था, उसे अपने में इस बीमारी का शुबहा होने लगा था। वैद्य जी को देखते ही अचानक उसे वह दृश्य याद आ जाता जब प्रिंसिपल साहब चुनाव के बाद बर्छी से बिंधे हुए सूअर की तरह चिचियाते हुए जय जयकार करते कॉलेज से बाहर निकले थे। उसे ऐसा जान पड़ने लगा कि वैद्य जी के साथ रहते हुए वह डकैतों के किसी गिरोह का सदस्य हो गया है। जब प्रिंसिपल साहब उसके आगे खीसे निपोर कर कोई रोचक किस्सा बयान करते, और उनके पास ऐसी किस्सों की कमी नहीं थी, तो उस समय उसे बराबर अनुभव होता रहता कि यह आदमी किसी भी क्षण झपट कर किसी का भी गला दबोच सकता है। शहर होता तो वह किसी कॉफ़ी हाउस में बैठकर दोस्तों के सामने इस चुनाव पर लंबा चौड़ा व्याख्यान दे डालता। उन्हें बताता कि किस तरह तमंचे के जोर से छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज की मैनेजरी हासिल की गई है, और मेज़ पर हाथ पटक कर कहता कि जिस मुल्क में इन छोटे छोटे ओहदों के लिए ऐसा किया जाता है, वहाँ बड़े बड़े ओहदों के लिए क्या नहीं किया जाता होगा। यह सब कहकर उपसंहार में अंग्रेजी के 4 गलत सही जुमले बोलकर वह कॉफ़ी का प्याला खाली कर देता और चैन से महसूस करता कि वह एक बुद्धिजीवी है, और प्रजातंत्र के हक में एक बेलौस व्याख्यान देकर और 4 निकम्मे आदमियों के आगे अपने दिल का गुबार निकालकर उसने क्राइसिस ऑफ फेथ को दबा लिया है। पर यहाँ शहर न था बल्कि देहात था, जहाँ बकौल रुपन बाबू अपने सगे बाप का भी भरोसा नहीं, और जहाँ बकौल सनीचर कोई कटी उंगली पर भी मूतने वाला नहीं है। इसलिए रंगनाथ यहाँ अपनी बीमारी को दबा नहीं सका। उसके दिमाग में यह बात दिन ब दिन पक्की होती गई कि वह डकैतों के किसी गिरोह में आ गया है। उन डकैतों ने कॉलेज पर छापा मारकर उसे लूट लिया है,
और अब वे किसी दूसरी जगह छापा मारने की तैयारी कर रहे हैं। उसकी तबीयत अब वैद्य जी को गाली देने के लिए कुलबुलाती रहती और उससे भी ज़्यादा किसी ऐसे आदमी की तलाश में कुलबुलाती जिसके सामने उन्हें विश्वासपूर्वक गाली दी जा सके। ऐसा साथी कहाँ मिलेगा? खन्ना मास्टर लबाड़िया है। अगर उसके सामने कोई बात कह दी गई तो दूसरे दिन वह सारे गांव में फैल जाएगी और सभी कहने लगेंगे कि वैद्य जी का भांजा अपने मामा को ही गालियां देता है, और देखो आजकल के पढ़े लिखे लोगों की यही तमीज़ है। मालवीय मास्टर से इस विषय पर बात की जा सकती है, पर वह गुटबंद होते हुए भी सीधा आदमी है और उसके सामने कोई भी बात कहने में मज़ा नहीं आता। फिर कौन? रूपन बाबू। रंगनाथ को रूपन बाबू पर कुछ भरोसा था, क्योंकि कभी कभी वे प्रिंसिपल को गालियां देकर कॉलेज के दुर्भाग्य की बात करते थे। उन्हें यह शिकायत थी कि वह पढ़ने लिखने में जाहिल है, पर दुनियादारी में बड़ा उस्ताद है, पक्का तिकड़मी है। उसने पिताजी को फंसाकर इस हालत में डाल दिया है कि वह हर काम अपनी इच्छा से करता है, पर पिताजी समझते हैं कि वह काम उनकी अपनी इच्छा से हुआ है। उसने खन्ना मास्टर के साथ काफ़ी ज्यादती की है। खन्ना मास्टर लाख बेवकूफ़ हों, फिर भी उन पर इतनी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह ठीक नहीं है कि पिताजी की मदद से एक बेवकूफ़ दूसरे बेवकूफ़ को मार दे। यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे कुएं की जगत पर बैठे हुए रंगनाथ ने इत्मीनान के साथ एक सांस ली, क्योंकि बहुत दिन बाद आज पहली बार उसकी बीमारी उसे तंग नहीं कर रही थी। हुआ यह था कि हिम्मत करके उसने आज रूपन बाबू के सामने अपना आत्म संकट खोल कर रख दिया था। उसने साफ साफ कहा था कि मामा को ऐसा न करना चाहिए। तमंचे के जोर से मैनेजरी मिल भी गई तो क्या हुआ, चारों तरफ उनकी बदनामी तो हो ही गई। रूपन बाबू ने अपनी डंडा मार शैली में जवाब दिया था, देखो दादा, यह तो पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा बड़ा कमीनापन चलता है। यह तो कुछ भी नहीं हुआ। पिताजी जिस रास्ते में हैं उसमें इससे भी आगे कुछ करना पड़ता है। दुश्मन को जैसे भी हो चित्त करना चाहिए। यह न चित्त कर पाएंगे तो खुद चित्त हो जाएंगे और फिर बैठे चूरन की पुड़िया बांधा करेंगे और कोई टका को भी न पूछेगा। पर इस कॉलेज के बारे में सुधार की ज़रूरत है। प्रिंसिपल हरामी है, दिन रात गुटबंदी की खिचखिच लगाए रहता है। खन्ना मास्टर भी उल्लू के पट्टे हैं, पर वे हरामी नहीं हैं। यह साला उन्हें बहुत दबा चुका है। अब खन्ना मास्टर को उबारना चाहिए। मैंने पिताजी से भी बात की थी, पर वे प्रिंसिपल को नहीं उखाड़ना चाहते। मैंने सोचा है कि कुछ दिनों तक हम पिताजी से कुछ न बोलें, सिर्फ धीरे से खन्ना मास्टर को उछाल दें। उससे प्रिंसिपल चित्त हो जाएगा। वह साला बहुत फूल गया है, उसका फूटना जरूरी है। एक बार जब चित्त हो जाएगा तो पिताजी भी देख लेंगे कि वह कितना उस्ताद था। रंगनाथ ने इत्मीनान की सांस इसलिए ली थी, इतना तो निश्चित हो गया था कि वह अब रूपन बाबू के सामने इस विषय पर बात कर सकता है। यह भी साफ हो गया था कि रूपन बाबू के साथ वह खन्ना मास्टर से हमदर्दी दिखा सकता है, गिरे हुए को उबार सकता है, फूले हुए को फोड़ सकता है, और संक्षेप में अन्याय के मुकाबले सीधा न सही दुबक कर ही खड़ा होकर वह पहले जैसी सेहत हासिल कर सकता है। उससे लगभग 1 फरलांग की दूरी पर रूपन बाबू एक पेड़ के सहारे काफ़ी देर से बैठे हुए अपने पेट की अंदरूनी सफाई कर रहे थे। अपनी इस निजी समस्या को सार्वजनिक ढंग से निपटाकर जब वे उठ खड़े हुए तो रंगनाथ भी अपनी जगह खड़ा हो गया। रूपन बाबू जब उसकी तरफ नहीं आए तो वह उनकी ओर चल दिया। प्रधान बनने के पहले जरूरी था कि सनीचर जनता को बता दे कि देखो भाइयों, मैं भी किसी में कम तिकड़मी नहीं हूँ, और भला आदमी समझकर मुझे वोट देने से कहीं इनकार न कर बैठना। वह गांव में कोई ऊंचा काम
करके दिखाना चाहता था। उसने रंगनाथ से सुना था कि चुनाव के पहले बड़े बड़े नेता अपने अपने चुनाव क्षेत्र में कहीं न कहीं रुपया का किसी न किसी तरकीब से ठेलों पर लाद कर ले जाते हैं और जनहित के नाम पर उसे नाली में फेंक देते हैं। शनिचर ने भी बिना वैद्य जी के सलाह लिए कुछ इसी तरह का करिश्मा दिखाना चाहा। इस काम के लिए उसने कालिका प्रसाद नामक गंजहे को अपना साथी चुना। कालिका प्रसाद का पेशा सरकारी ग्रांट और कर्जे खाना था। वे सरकारी पैसे के द्वारा सरकारी पैसे के लिए जीते थे। इस पेशे में उनके 3 सहायक थे, क्षेत्रीय एमएलए, खद्दर की पोशाक और उनका यह वाक्य, अभी तो वसूली की बात ही न कीजिए, आपको कार्रवाई रोकने में दिक्कत न हो, इसलिए मैंने ऊपर भी दरख्वास्त लगा दी है। अपने हिसाब से वे गांव के सबसे ज़्यादा आधुनिक आदमी थे, क्योंकि उनका यह पेशा बिल्कुल ही आधुनिक काल की उपज था। कालिका प्रसाद प्रेमचंद के उन कथा नायकों में न थे जो लगान वसूलने वाले अमीन को देखते ही घर के भीतर घुस जाते थे और बीवी से घबराहट में कहने लगते थे, दरवाजे पर सहना खड़ा है। वे उनमें थे कि 1000 रुपये की कुर्की लिए अमीन चबूतरे के नीचे खड़ा हुआ खुशामद कर रहा है और वे चबूतरे के ऊपर बैठे हुए निश्चिंत भाव से कह रहे हैं, आपको कार्रवाई रोकने में दिक्कत हो तो कहिए, ऊपर से लिखा लाऊं। उनका पूरा कर्मयोग सरकारी स्कीमों की फिलॉसफी पर टिका था। मुर्गी पालन के लिए ग्रांट मिलने का नियम बना तो उन्होंने मुर्गियां पालने का ऐलान कर दिया। एक दिन उन्होंने कहा कि जाति पाति बिल्कुल बेकार की चीज़ है और हम बाभन और चमार एक हैं। यह उन्होंने इसीलिए कहा कि चमड़ा कमाने की ग्रांट मिलने वाली थी। चमार देखते ही रह गए और उन्होंने चमड़ा कमाने की ग्रांट लेकर अपने चमड़े को ज़्यादा चिकना बनाने में खर्च भी कर डाली। खाद के गड्ढे को पक्का करने के लिए, घर में बिना धुएं का चूल्हा लगवाने के लिए, नए ढंग का संडास बनवाने के लिए कालिका प्रसाद ने ये सब ग्रांटें लीं और उनके एवज में कारगुजारी की जैसी रिपोर्ट उनसे मांगी गई वैसी रिपोर्ट उन्होंने बिना किसी हिचक के लिख कर दे दी। वही हालत सरकारी कर्जे और तकावियों की थी। उनके पास 5 बीघे खेत थे जो अकेले ही 50 तरह के कर्जों और तकावियों की जमानत संभाले हुए थे। वे हर स्कीम के भीतर तकावी की दरख्वास्त देते। हर एक हाकिम उनकी दरख्वास्तों की सिफारिश करता। हर बार उन्हें तकावी मिल जाती और हर बार वसूली के वक्त कार्रवाई रुकने की कार्रवाई हो जाती। उनका ज्ञान विशद था। ग्रांट या कर्ज देने वाली किसी नई स्कीम के बारे में योजना आयोग के सोचने भर की देर थी। वे उसके बारे में सब कुछ जान जाते थे। अपने देहाती सलीके के बावजूद वे उन व्यापारियों से ज़्यादा चतुर थे जो नया बजट बनने के पहले ही टैक्स के प्रस्तावों की जानकारी पा जाते हैं। जिला कार्यालय में कई बार वे ऊपर से रुपए की स्वीकृति आने के पहले ही अपनी दरख्वास्त लेकर हाजिर हो चुके थे और हाकिमों को आगे आने वाली नई स्कीमों की सूचना दे चुके थे। इन्हीं कालिका प्रसाद को शनिचर ने अपना सहायक चुना था। पहले जिस मैदान का जिक्र आया है उसका एक भाग ऐसा भी था जिसकी आहुति भूदान यज्ञ में नहीं हुई थी। वह ऊबड़ खाबड़ जमीन थी और जो वैसी न थी वह ऊसर थी और लेखपाल के कागजों में वह सारी जमीन बाग के रूप में दर्ज थी।